देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। शिखर तक पहुंचने के लिए, या ये कह ले कि शिखर को चुनने के लिए एक लंबी छलांग लगानी होती है। इंसान अपनी जिंदगी में सपने देखता है और सपने बुनता है। वो शिखर को छूने के लिए अपनी मेहनत और लगन सब कुछ लगा देता है मंजिल को पाने के लिए। पंछी होते तो ना कोई सरहद होती, ना कोई दीवार, उड़कर कहीं भी इंसान अपना आशियाना बना लेता। आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट्स में डॉक्टर रामकृष्ण शाह, एक नाम नहीं, अपने आप में मनुष्यता और मानवता के विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर रामकृष्ण शाह पीएचडी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और वैकल्पिक चिकित्सा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं। ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क यूएसए के प्रतिनिधि हैं और एशियाई अमेरिकी सलाहकार परिषद के एक सक्रिय सदस्य हैं। अमेरिका के मानव अधिकार परिषद के प्रेसिडेंट हैं। शिकागो यूएसए, ग्लोबल यूनानी मेडिसिन एंड रिसर्च फाउंडेशन शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्लोबल पीस और हेल्थ इंटरनेशनल टेक्सास यूएसए के भी प्रेसिडेंट हैं। ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार और लोकप्रिय करने के लिए दुनिया भर में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं। 25 वर्षों से निस्वार्थ भावना से समर्पित सेवाओं के लिए कई पुरस्कार और पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में सभी समुदाय और योगदान के लिए इनके काम की सराहना यूनाइटेड नेशन और कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने की है। ये यूनानी मेडिसिन और प्राचीन चिकित्सा विज्ञान पर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। जितना आसान कहना होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इनका यह सफर नेपाल के एक छोटे से गांव मिर्चिया से आरंभ हुआ। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये 4 भाई और 2 बहन। घर में इतनी गरीबी कि एक दिन की रोटी मिलती तो दूसरे दिन के लिए सोचा जाता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इनके पिता अपने छोटे व्यवसाय से किसी भी तरह घर में सभी बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। इनकी मां को पता था शिक्षा का महत्व क्या है और इनकी मां ने अपने सोने के गहने, जेवर सब कुछ बेच दिया इनकी अच्छी शिक्षा के प्रबंधन में। ये पढ़ाई में अति बुद्धिशाली थे। इनकी मेहनत रंग लाई।
और नेपाल में ही सरकारी वेटनरी विभाग में नौकरी लग गई। घर में गरीबी के अंधेरे में उजाले की रोशनी दिखाई देने लगी। घर में खुशियों ने दामन ही बिछाए थे कि इनकी तरक्की हो गई और अब ये कार्यालय के प्रमुख हो गए। एक सरकारी परीक्षण के दौरे पर गए, वहां की सड़क की दुर्दशा देख इनके मन को बहुत दुखी कर दिया। इनके शिकायत से सरकार में रहे मंत्री शैलेश आचार्य से भी अनबन हो गई। इनके मध्येशिया होने से इनको वो सम्मान नहीं मिला। उस समय मध्येशिया 2M दर्जे के नागरिक नेपाल में माने जाते थे। इनकी जिंदगी में तब खुशियों का ग्रहण लग गया। इनकी ईमानदारी ने इनके पूरे परिवार को उसी अंधेरे के दलदल में दोबारा धकेल दिया गया। सारा परिवार आंसुओं से सरोवर हो गया। कहीं कोई रास्ता नहीं, सब कुछ अंधेरा। इनकी नौकरी चली गई। इनकी ईमानदारी से इनके विभाग के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने इनकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बिखेर दिया। मां की जमा पूंजी, सोना गहना, सब कुछ तो इनकी और भाइयों की पढ़ाई में खत्म हो चुका था। पिता का छोटा सा व्यवसाय भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी जिए तो जिए कैसे। लेकिन कहते हैं ना, ईमानदार इंसान के साथ ईश्वर होता है और लक्ष्य निर्धारित है तो जमीन पर ईश्वर को खुद आना होता है। इनके जीवन ने फिर करवट बदली और काठमांडू शहर में एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। वहां एक पेंटर की दुकान थी, छोटा आर्टिस्ट के नाम से। काफी अनुनय विनय और निवेदन के बाद इन्हें पेंटिंग का काम मिल गया। ये सारी रात पेंटिंग करते और दिन में पढ़ाई करते। पेंटिंग से जो भी कमाई होती उससे घर का 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो गया था और इनकी भीख भी। पेंटिंग से जो भी कमाई होती इससे घर के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो गया था। इनकी भूख भी मिट जाती। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो सकता था। इनके दिल ने कहा कि कुछ बड़ा नहीं हो सकता, अब अपने हौसलों को उड़ान देनी है। सरकारी अनुदान से अपनी पढ़ाई को पार्ट टाइम में इन्होंने पूरी की और अपनी जिंदगी की करवट को बदलने के लड़ाई में संघर्ष करने लगे। ये BSc AG, MD, PhD, DSc, D.Litt की उपाधि से सम्मानित हुए और नेपाल सरकार में फिर जॉब लग गई। विटामिन ए के प्रोग्राम को बड़ी ही तल्लीनता से किया। 1992 से लेकर 2006 तक प्रोग्राम खत्म हुआ और नौकरी भी चली गई। जहां से चले थे उसी शून्य पर आकर फिर खड़े हो गए। अब एक ही रास्ता, क्या किया जाए। और इन्होंने यूरोपियन देशों की तरफ अपना रुख किया और काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी अपने काम से। इसी यात्रा के दौरान वो USA में आकर रुके और यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क US के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हो गए और ये निरंतर सफर जारी रहा। अब फिल्म निर्माण की दिशा में भी कदम रख रहे हैं। बहुत जल्द ही मैथिली भाषा में अब भइल भोर, भोजपुरी फिल्म बलमा विदेशिया, हिंदी अंग्रेजी भाषा में मां मुझे मत मारो, इन फिल्मों में USA, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकारों को काम करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सभी फिल्म की कहानियां इंसानियत और सकारात्मक विचारधारा के साथ साथ मानवता को सही रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए सिनेमा के माध्यम से एक नए युग के अध्याय की नींव रखी है। लीड इंडिया टीवी न्यूज इनके हौसले और जज्बे को सैल्यूट करता है। ये स्पेशल रिपोर्ट्स फिल्म टुडे के प्रकाशक और संपादक राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे थे।
हम फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें, लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।